कि जो निर्बल, शोषित, वंचित, पीड़ित कोई जाति नहीं होती है, व्यक्ति होता है। जी। आज के 8 साल पहले जब मैं अपने गांव से निकला था तो मेरे ही जाति के एक पंडित जी थे। उन्होंने कहा था, सर्वेश जी ये आपका काम नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही गरीब परिवार से आता हूं। उन्होंने कहा ये किसी विधायक सांसद का लड़का करे तो अच्छा भी लगता है। उनसे एक पत्रकार ने पूछा था कि क्या आप चुनाव लड़ेंगे, तो मैंने उन पत्रकार महोदय को जवाब दिया था कि समाज के लिए अगर कुश्ती लड़ना पड़ेगा तो कुश्ती लड़ेंगे, और समाज के लिए लाठी डंडस लड़ना पड़ेगा तो लाठी डंडस लड़ेंगे, और समाज के लिए अगर चुनाव लड़ना पड़ेगा तो चुनाव लड़ेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए जात की राजनीति कर रहे हैं और जातवादी नेता हैं। योगी आदित्यनाथ पढ़े लिखे हैं लेकिन ये पीडीए की राजनीति में फंस गए हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब ठीक ठाक काम नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव। देखिए, उनसे तो बहुत सारी अपेक्षाएं थी लेकिन वो हमारी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे। जब SC/ST एक्ट जैसे काले कानून को पारित किया गया तो हमारी ही समाज के बहुत सारे बाहुबली विधायक सांसद उन्होंने मुस्कुराकर तालियां बजाकर उसको पास करवा दिया। सवर्णों में जातिवाद का बड़ा आरोप लगता है, चाहे वो छोटी यूनिट पर हो, गांव में हो, या फिर शहर में या किसी ऑफिसेज में। मैं कहूँगा लोगों से भी कि सर्वेश पांडे जी को या सवर्ण आर्मी के का पेज आप सर्च करेंगे तो इनके ढेर सारे वीडियोज मिलेंगे वहाँ पर। तब मैंने उनसे फोन पर बात किया और मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा। हमने पूछा कि आप जात की सांसद हैं कि जनता की सांसद हैं। अनादि टीवी के खास कार्यक्रम नेता हम ही हैं कल के में आज हमारे मेहमान हैं सर्वेश पांडे जी। सर्वेश पांडे जी सवर्ण आर्मी एक संगठन है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर्वेश जी, आपका स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में नेता हम ही हैं कल के, और हम मानते हैं कि भविष्य के आप नेता हैं। सर्वेश जी, एक प्रश्न मन में उठता है कि निर्बल, शोषित, वंचित, ये हमेशा से पिछड़ों को कहा गया और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए लोगों ने पार्टीज बनाई, संगठन बनाए और प्रायः उन्हें ही माना गया। सवर्णों में ऐसी कहाँ जरूरत पड़ गई? देखिए, मेरा मानना है कि जो निर्बल, शोषित, वंचित, पीड़ित कोई जाति नहीं होती है, व्यक्ति होता है। जी। आर्थिक रूप से जो गरीब है वो शोषित है, वो पीड़ित है, वो निर्बल है। आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से जो मतलब पिछड़ा हुआ है वही पिछड़ा हुआ है। जी। तो मेरे हिसाब से इसे जातियों में नहीं बांटना चाहिए, इसे व्यक्तियों में बांटना चाहिए। तो आर्थिक आधार पर आरक्षण है कहाँ? नहीं है, नहीं तो उसी की तो हम लोगों की मांग चल रही है जी। कि आर्थिक आधार पर ही आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण जातियों के मतलब जातियों के लिए नहीं, व्यक्तियों के लिए होनी चाहिए आरक्षण। जी जी। तो इसमें तो ये जो आप पार्टी इस पे बनाने के लिए जो काम कर रहे हैं, सवर्ण आर्मी के नाम से जो आप कर रहे हैं, इसमें एक जो हमें परेशानी जो दिख रही है, आपको भी मुझे लगता है इस चुनौती का सामना करना पड़ रहा होगा। सवर्ण जो है वो हमेशा से इतिहास में भी शासन करने का काम किए हैं, मतलब लीड करने का काम किया। तो लीड करने का काम समूह नहीं करता, लीड करने का काम कोई व्यक्ति करता है, व्यक्ति विशेष करते हैं। तो ऐसे में सवर्ण आर्मी में सवर्णों को एक करना बड़ी चुनौती नहीं दिख रही है आपको? देखिए, एक समय था जब राजतंत्र था और हमारे जात बिरादर के लोग राजा होते थे या हमारे जात बिरादर के लोग धर्मगुरु होते थे। और जैसा कि आपने कहा कि पिछले कई सालों से, कई वर्षों से हमारे लोगों ने राज किया है, तो ऐसा नहीं है। मुगलों ने भी राज किया है, अंग्रेजों ने भी राज किया है, यहाँ तक नाई ने भी राज किया है, यादवों ने भी राज किया है, मौर्यों ने भी राज किया है, हर एक जात बिरादर के लोगों ने राज किया है। उसके बाद भी रही बात सामान्य वर्ग को, जिसमें आपको जैसे लग रहा है कि अगर ये एक कैसे हो पाएंगे या लीड कैसे कर पाएंगे, तो वो समय कुछ और था, ये समय कुछ और है। जब बात अस्तित्व की आई है तो हमारे समाज को वर्चस्व की लड़ाई ना लड़ करके अब अस्तित्व की लड़ाई लड़नी चाहिए, और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक बैनर के तले, एक झंडे के तले, एक नेता के नेतृत्व में संगठित होना चाहिए। तो ऐसा कर पाने में आपको लग रहा है कि नहीं, बिल्कुल हम सक्षम हैं और संभव भी है, क्योंकि आज के 8 साल पहले जब मैं अपने गांव से निकला था तो मेरे ही जाति के एक पंडित जी थे। उन्होंने कहा था, सर्वेश जी ये आपका काम नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही गरीब परिवार से आता हूं। उन्होंने कहा ये किसी विधायक सांसद का लड़का करे तो अच्छा भी लगता है, तुम कर नहीं सकते हो। तो हमने कहा ठीक है, मैंने मुस्कुरा करके टाल दिया उस समय वहां पर बात। लेकिन मैं बढ़ा और बढ़ता गया। आज हजारों लाखों लोग हमारे साथ हैं और इस मिशन में मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। सवर्ण में आप किन जातियों को जोड़ रहे हैं? कौन कौन सी जातियां? सामान्य वर्ग के अंतर्गत आने वाली जातियां जैसे ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, कैस्त हो गए, वैश्य हो गए, भूमिहार हो गए, और भी अन्य जातियां हैं, अन्य धर्मों में भी जो हैं वो सामान्य वर्ग में आते हैं, उन सभी को जोड़ने का काम किया जा रहा है। क्या आपने संगठन में भी इनको कुछ स्थान दिया है? जी 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 अलग अलग जातियों को जिनके नाम ले रहे हैं आप?
जैसे मेरा नाम सर्वेश पांडे, मैं ब्राह्मण जाति से हूँ। हमारे संगठन के राष्ट्रीय महासचिव हैं ठाकुर शिवम सिंह जी, जो कि क्षत्रिय समाज से हैं। हमारे संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं मतलब डॉक्टर उत्पल श्रीवास्तव जी, जो कि कायस्थ समाज से हैं। और भी सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे संगठन में जात के आधार पर पद नहीं दिए जाते, उनकी योग्यता के आधार पर पद दिए जाते हैं। जो सबसे बढ़िया काम करेगा उसको पद दिया जाएगा, क्योंकि हमें इस लड़ाई को मजबूती से लड़ना है। अगर लीडरशिप नहीं है उस व्यक्ति के अंदर तो हम उसे पद नहीं दे सकते, किसी भी जात का क्यों ना हो। लड़ाई आपको लड़ना भी है, मजबूती से लड़ना भी है, लेकिन लड़ाई के लिए जो संख्या बल की आवश्यकता होती है इस लोकतंत्र में, यदि आप कहीं चुनाव में कभी आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें संख्या बल का, इस समय जातीय समीकरण का बड़ा स्थान हो गया है आज के चुनाव में। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि मतलब फिर वो संख्या कहाँ से आएगी? देखिए, मैं एक बात आपसे कहूंगा कि संख्या बल अगर देखा जाए सही से तो सामान्य वर्ग का कम नहीं है। एक हीन भावना हमारे अंदर पैदा हो, हम अपने आप को कमजोर समझें, इसलिए हमेशा हमें 3% बताया गया। अगर सही से जातिगत जनगणना भी हो जाएगी तो हमारी जनसंख्या कम से कम 41 करोड़ के आसपास होगी, जो सामान्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ, भूमिहार, खत्री, अरोड़ा, शेख, सैयद, खान, पठान, अगर सबको ले लिया जाएगा तो जो सामान्य वर्ग की आबादी है 41 करोड़ के आसपास है। तो हमारी संख्या कम नहीं किसी से। तो हमको तो लगता है कि पहले तो आपको यही जानकारी देनी पड़ेगी कि आप सामान्य हैं। बिल्कुल, आपको ये भी बताना पड़ेगा। और जो एक आपने बात अभी बार बार कह रहे हैं आपकी सही से अगर हो जाए तो ये रोक कौन रहा है इसको? नहीं, देखिए है क्या, यहाँ पर जैसे जितने भी नेता हैं ये लोग क्या हैं कि ये एक, क्योंकि सौरों को हमेशा से अब दबाने का काम किया जा रहा है, लगातार दबाने का काम किया जा रहा है। जब से देश आज़ाद हुआ, आज़ादी में हम लोगों का सबसे बड़ा योगदान रहा। उसके बाद आज जो भी मंच पर खड़ा होता है, दलित पिछड़ा, दलित पिछड़ा, दलित पिछड़ा, सवर्ण का कोई नाम नहीं ले रहा, हर स्थिति हर जगह पर। तो ये सब राजनेताओं का काम है, वही लोग दबाने का काम कर रहे हैं। अभी जो जातिगत जनगणना बिहार में हुई उसमें भी गलत आंकड़ा दिखाया गया। वही तो मैं कह रहा हूँ, फिर उठाएंगे कैसे, उठेंगे कैसे फिर? दबाने का काम जब इतनी तेजी से हो रहा है और हर एक मंच पर अगर पिछड़ा और दलित की बात हो रही है तो ऐसे में सवर्ण की बात करेगा कौन? हम लोग करने के लिए हैं ना, हम लोग आ गए हैं करने के लिए और कर रहे हैं मजबूती से, और हमारी बातें सुनाई भी दे रही हैं, सरकारों को भी सुनाई दे रही हैं। सरकारों को भी आपको लगता है कि सुनाई दे रही है? तो उसका कोई फर्क पड़ रहा है आप लोगों का? बिल्कुल फर्क पड़ रहा है। आप देख रहे होंगे कि आज तमाम जगहों पर महाराणा प्रताप चौक बनवाए जा रहे हैं, आज तमाम जगहों पर परशुराम चौक बनवाए जा रहे हैं, और ये सरकारें बनवा रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी बातों का ही प्रभाव, बस जो बसपा कहती थी तिलक तराजू और तलवार इनको मारू जूते चार, वही बसपा कह रही थी इस बार चुनाव में 2022 के कि हम परशुराम भवन बनवाएंगे, परशुराम भवन बनवाएंगे। जो सपा आज पीडीए की राजनीति कर रही है, वही सपा कह रही थी कि हम भगवान परशुराम का मतलब मूर्ति लगवाएंगे। तो कारण की है ये बात, मतलब समझ में आ रही, लोगों की भी समझ में आ रही, पार्टियों की भी समझ में आ रही, चीजें समझ में आ रही। मैं एक बात सर्वेश जी, एक बात जो मैं भी समझ पा रहा हूँ, लंबे समय से आप इस कार्य को कर रहे हैं। जी। बहुत पहले एक वीडियो भी आपके ढेर सारे वीडियोज वायरल हैं सोशल मीडिया पर, और मैं कहूँगा लोगों से भी कि सर्वेश पांडे जी को या सवर्ण आर्मी का पेज आप सर्च करेंगे तो इनके ढेर सारे वीडियोज मिलेंगे वहाँ पर। तो ऐसे में मैं देख रहा हूँ कि उतने समय से आप कार्य करते आ रहे हैं। उसमें एक वायरल वीडियो आपका आया था, सावित्रीबाई फुले जी के साथ आपकी वार्ता हो रही थी, टेलीफोनिक वार्ता थी, और उसका बड़ा वायरल हुआ था। वायरल होने के नाते या फिर आप लोगों ने उस पर कुछ काम भी किया जिसके कारण उसके बाद वो चुनाव में अच्छा मतलब उनका पार्टिसिपेशन नहीं हो पाया? देखिए, मैं बताऊं कि जैसे मैं आज सवर्ण आर्मी प्रमुख के रूप में आपके सामने बैठा हूं, लेकिन जब हमारी उनसे वार्तालाप हुई थी तो मैं एक युवा था, मेरी उम्र उस समय 19 या 20 साल रही होगी। उनका एक वीडियो वायरल हुआ था राम मंदिर को लेकर के। उन्होंने कहा था कि राम मंदिर की जो कमाई है वो ब्राह्मण और ठाकुर यही लोग खाएंगे, ये 3% होते हैं, ये भिखारी कम होती, इस तरीके से उनके बयान आए थे। मैं BA सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर का स्टूडेंट था, मुझे मतलब ऐसे ही कुछ याद आ रहा है। तो इनका जब वो बयान आया तो क्योंकि ये हमारी उधर की सांसद थी, तो हमारे गुरु जी थे डॉक्टर विवेक दीक्षित जी, जो कि अब नहीं रहे, हमने उनसे इनका नंबर मांगा क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं हुई बातें, और नंबर मांग करके मैंने इनको फ़ोन किया। मेरी ऑडियो अगर आप सुनेंगे तो उसमें आप देखेंगे, उसमें पहले मैंने यही कहा है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा मुझसे कि मैं मिल नहीं सकती हूं, मैं हूं नहीं, आप फ़ोन पर बता दीजिए। तब मैंने उनसे फ़ोन पर बात किया और मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा। हमने पूछा कि आप जात की सांसद हैं कि जनता की सांसद हैं? क्योंकि कोई भी विधायक होता है या सांसद होता है वो सभी जातियों का वोट पाता है, और सभी
जातियों का वोट ले करके वो सांसद और विधायक बनता है। ठीक बात है। तो फिलहाल ऐसे पद पर बैठे लोगों को जातवाद नहीं करना चाहिए। तो वो इस तरीके से अनर्गल टिप्पणी कर रही थी। तो मेरा इसके पीछे कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि मैं पॉपुलर हो जाऊं, और मैं जानता भी नहीं था कि वो वीडियो वायरल हो जाएगा। बस मैंने बात किया था, एक जवाब दिया था, वो वीडियो सोशल मीडिया पर पड़ गया। उसके बाद इतने पेज से उड़ा ले गए, इतने पेज से वो चले, उसके बाद मुझे लगा कि कई करोड़ों लोग उसे देख चुके हैं। मुझे ये भी नहीं पता था कि वो वायरल हो तो जाएगा। वहीं से ये प्रेरणा मिली क्या? वो नहीं नहीं, वहीं प्रेरणा से तो उत्साह बढ़ा? नहीं हाँ, उत्साह तो वहां से बहुत बढ़ा, मेरा उत्साह वहां से बहुत बढ़ा। लेकिन प्रेरणा तो 2017 से मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि सामान्य वर्ग से मैं था और ब्राह्मण जाति से मैं था। तमाम जैसे जब एडमिशन हमारे हुए, हमारे मतलब तमाम भाई ऐसे थे जो दलित समाज से आते थे, ओबीसी समाज से आते थे, जिनके फीस कम लिए गए विद्यालय में, हमारी फीस ज्यादा लिए गए, जबकि हम बहुत ही गरीब परिवार से थे। जी। तो वो सारे जो दंश थे, उन दंशों को मैंने झेला। तो झेलने के बाद एक आवाज दिल से निकली कि इसके खिलाफ लड़ना चाहिए हमको, इसलिए हमने लड़ना शुरू किया। अच्छा, अभी मैं एक आपका वीडियो देख रहा था, आपके सोशल मीडिया हैंडल पर ही पड़ा हुआ था, जिसमें आप में कोई परेशान था जिसको रहने की व्यवस्था करनी थी, तो आपने कहा कि मैं वहाँ पर रहने की व्यवस्था जी भी कर दूंगा। जी तो मतलब जो आपसे बन पाता है, मुझे लगता है कि वो भी आप अभी तक करते आ रहे हैं लोगों के जी साथ जी में, जो जी जी उनके जी लिए कर पा रहे हैं। तो ऐसे में इसके लिए आप, क्योंकि खुद बता रहे हैं कि आप गरीब परिवार से हैं, जी तो फिर ये संसाधन कैसे इकट्ठा हो पा रहे हैं किसी के लिए करने के लिए? ये कैसे मन में बन कैसे पा रहा है आपके? जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि मैं घर से अकेला निकला था, आज लाखों लोग हमारे साथ हैं, जी और उन्हीं लाखों लोगों के सहयोग से ये व्यवस्थाएं बनती हैं। जी जी। एक हमारा प्रश्न रहेगा आपसे, जो ये अभी कुछ हालिया जितने बयान, तो वैसे ढेर सारे ऐसे लोग हमेशा करते आए हैं, चाहे वो सांसद रहे हों, सुमन रहे हों, या फिर अभी आईएएस संतोष वर्मा ने बोला कि ब्राह्मण बेटी के साथ में जब तक हमारे बेटे का, हमारे लड़कों का विवाह नहीं हो जाता, तब तक हमें आरक्षण मिलना चाहिए। तो इस पर कुछ आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, हमने पूरी प्रतिक्रिया दी, और यहाँ तक कि हमारे मध्य प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा भी था कि जो संतोष वर्मा को 20 जूते मारेगा उसको 1,11,000 रुपये का इनाम सौड़ आर्मी देगी। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये दो चीज़ें स्पष्ट करता है। जी सबसे पहले हमारे समाज के जो सेकुलर अधिकारी हैं या सेकुलर नेता हैं, जी। जो आपको कहते हैं कि हम जात पात की बात नहीं करते हैं, ठीक है, उनके लिए एक बड़ी सीख है संतोष वर्मा का ये बयान कि आईएएस के पद पर होकर के भी वो, उसके मन में एक कुंठा है। जी ठीक है। दूसरी बात, यह बयान यह भी दर्शाता है कि वो कितने भी बड़े पद पर पहुंच क्यों ना जाएं, लेकिन उनकी सोच जो है बहुत छोटी की छोटी ही रहेगी। ये दो चीजें दर्शाता है उनका बयान। और जो भी इनके खिलाफ, जैसे अभी आपने वो सांसद सुमन के भी खिलाफ आप लोग कि शायद आप अस्वस्थ थे जी उस दौरान, जी जी लेकिन आपकी टीम वहां पर गई हाँ थी। जी जी। तो इसका, जैसे टीम तो जाती है, ये बातें होती हैं, इनके बारे में भी, वर्मा के खिलाफ भी आप लोगों के बयान होते हैं, इसका कुछ फर्क समाज में दिखता है? कुछ उसका रिजल्ट है आपकी नज़र में? किस तरीके से रिजल्ट? जैसे लोगों के जैसे जो आक्रोश होना चाहिए जिस तरह का, सभी लोग उसमें, मैं खुद देखता हूं कि बहुत से ऐसे भी, मैं उनको लेफ्ट और राइट की बात नहीं करूंगा, लेकिन बहुत से बुद्धिजीवी आपके ही जाति के और सवर्ण के ही लोग आप लोगों की बातों का विरोध करने लगते हैं। तो ऐसे में फिर आपको नहीं लगता है कि फिर ये कैसे जो है सफ़र आगे तक, मंजिल तक पहुंच पाएगा? देखिए भाई साहब, मेरा मानना ये है कि कायर और गद्दार हर काल में रहे हैं जी। और इस समय भी हैं, ठीक है। तो जैसे जिनको चापलूसी और चाटुकारिता करनी है, आपने एक कविता सुनी होगी, एक मनोज झा जी थे, कोई ये बिहार के नेता हैं, इन्होंने वहाँ पर शायद विधानसभा में उन्होंने कहा था, कुआं ठाकुर का, खेत ठाकुर संसद का, में कहा था, जी। हल ठाकुर का, जो भी कुछ इस तरीके से उन्होंने कविता सुनाई थी। तो कारण क्या है कि टारगेट तो किया जाता है, लेकिन ये बात नहीं देखा गया कि ठाकुरों ने कितना योगदान दिया, ठाकुरों ने कितना बलिदान दिया, ये सारी चीजें नहीं देखी गई। रही बात प्रभाव का, तो प्रभाव पड़ रहा है, समाज जग रहा है। आज आप सोशल मीडिया उठा करके देख लीजिए, इतने बड़े स्तर प्रोटेस्ट हो रहे हैं संतोष वर्मा के खिलाफ, और उनको सस्पेंड भी किया गया है, उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस भी कारण जारी बताओ किया गया नोटिस है। जारी की गई लेकिन है। मैं एक बात, सबसे बड़ी बात आपको और बताना चाहूंगा जी कि संतोष वर्मा जैसे लोगों को संरक्षण सरकारें दे रही हैं। जो मतलब मुख्यमंत्री मोहन यादव कहते हैं कि कहो पंडित जी पाला लागी, फिर कहो धड़ाम से, तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जाए कि वो कार्रवाई करेंगे? तो मेरा तो ये 100% मानना कि सरकारें ही इनको संरक्षित कर रही हैं, ब्राह्मणों, ठाकुरों और बनिया समाज के लोगों को गालियां खिलवाने के लिए। और अभी जो एक आपको भी ये दिखाई दे रहा होगा सोशल मीडिया पर, क्षत्रिय महासभा, ब्राह्मणों में खुद ब्राह्मण के 20,000 महासभाएं,
क्षत्रियों की ऐसे ही अनगिनत आप काउंट नहीं कर बिल्कुल सही पाएंगे। बात है। ऐसे में फिर इनको एकजुट करना, एकजुट करने की बात करना, उनके लिए आप कहेंगे क्या, उनको क्या मैसेज देंगे आप अपनी तरफ से? मैं मैसेज भी दूंगा और मैं आपसे एक बात इस पर बताऊंगा भी जी। कि जैसे आपने कहा कि क्षत्रियों के बहुत सारे संगठन चल रहे हैं, ब्राह्मणों के बहुत सारे संगठन चल रहे हैं, कायस्थों के बहुत सारे संगठन चल रहे हैं। इस स्थिति में सामान्य वर्ग को या सवर्णों को संगठित कैसे कर पाएंगे आप? तो आप एक चीज देखते होंगे कि जो संगठन चल रहे हैं, संगठन के जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर आप उनका इंटरव्यू लेंगे, उनसे आप पूछेंगे कि आप किस लिए काम कर रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है, तो वो एक बात बताएंगे कि मैं निस्वार्थ समाज को जोड़ने के लिए काम कर रहा हूं। तो अगर वो लोग निस्वार्थ समाज को जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं तो मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे और मेरे साथ एक मंच पर आएंगे। और अगर मेरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो अलग झंडा डंडा लेकर घूम रहे हैं, तो इसका मतलब उनका खुद का कोई स्वार्थ है, वो निस्वार्थ काम नहीं कर रहे हैं, उनका उद्देश्य ही नहीं है कि समाज कभी संगठित हो। तो ऐसे लोगों को हम लोग साइड कर देंगे। जो निस्वार्थ काम करेगा उन सबको साथ में लेकर के समाज हित के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। एक हमारा जो ये कार्यक्रम है नेता हम ही है कल के में, सर्वेश जी, इसमें हम एक रैपिड फायर का एक राउंड रखते हैं जिसमें हम आपसे कुछ राजनेताओं के नाम लेंगे और जिनके बारे में आपको एक लाइन में कम शब्दों में उनके बारे में कुछ ना कुछ बोलना है। तो मुझे लगता है आप इस बात के लिए तैयार होंगे और आप तो बहुत अच्छे वक्ता हैं। तो मुझे लगता है कि आप आसानी से सभी लोगों के बारे में जानते भी होंगे। वैसे सभी राजनेताओं के बारे में आपने अध्ययन भी किया ही होगा, उनकी चीज़ों गतिविधियों पे भी नज़र रहती होगी। तो सबसे पहले मेरा प्रश्न रहेगा, स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए जात की राजनीति कर रहे हैं और जातवादी नेता हैं। ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर अच्छे नेता हैं और सभी समाज की बात करते हैं। डॉक्टर संजय निषाद। वो भी ठीक ही हैं, बढ़िया हैं वो, लेकिन सब अपनी अपनी जात के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो ब्राह्मण को गाली नहीं देते, ठाकुर को गाली नहीं देते। योगी आदित्यनाथ अच्छे नेता हैं और उनके आने से उत्तर प्रदेश में काफ़ी सुधार हुआ है। किस तरह का सुधार हुआ? सुधार जैसे मतलब पुलिस तबके में आप देख रहे होंगे, जैसे शासन प्रशासन बहुत ही मजबूती से काम कर रहा है। जिस तरीके से मैं आपको बता दूं, बहुत पहले ऐसा होता था कि साइकिल से लोग जाते थे, उनकी साइकिल छीन ली जाती थी, और अब इतना इस तरीके से देख रहे हैं कि बड़े बड़े माफिया ढेर कर दिए गए। ये सब बहुत अच्छा काम हुआ है, सड़कों पर काम हुए हैं और भी बहुत सारे विकास हुए हैं। जी। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये पीडीए की राजनीति में फंस गए हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब ठीक ठाक काम नहीं कर रहे हैं, बस जात की राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी। राहुल गांधी को मूर्ख भी कह सकते हैं या महामूर्ख भी कह सकते हैं, जो भी है कारण है उसके पीछे, क्योंकि अब ये मतलब इस देश के हम कारणों पे नहीं जाते हैं, महामूर्ख। हाँ, हम स्पष्ट कह रहे हैं महामूर्ख। केजरीवाल के बारे में, क्योंकि वो हमारे प्रदेश के भी नहीं, ज़्यादा उनके बारे में अध्ययन नहीं किया है, तो उनके बारे में बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है। एक और लास्ट, सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले जातवादी नेता हैं और सिर्फ जात की बात करती हैं अपने। सभाओं में भी एक बड़ा हुजूम जिसके आता हो और सोशल मीडिया पर भी मिलियंस में व्यूज आते हैं, मिलियंस में, यानी व्यूज का मतलब मिलियंस में ही लोग आ भी रहे हैं, हुजूम वहाँ पर भी है। तो ऐसे में एक अंदर से मन में जाग जाता होगा कि जहाँ पर लोग आ जाते हैं वहाँ एक राजनीति में या सदन में कुछ अपनी हिस्सेदारी, अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित करने का मन होने लगता है। तो ऐसे में आप लोग, आपकी अपनी क्या मंशा है? देखिए, मैं अपनी सभाओं में आने वाली संख्या पर मतलब संख्या को देख करके कभी यह डिसाइड नहीं करता हूं कि मुझे राजनीति में जाना है। लेकिन हाँ, समाज के लिए मुझे अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग राजनीति में जाएंगे। हमसे एक पत्रकार ने पूछा था कि क्या आप चुनाव लड़ेंगे, तो मैंने उन पत्रकार महोदय को जवाब दिया था कि समाज के लिए अगर कुश्ती लड़ना पड़ेगा तो कुश्ती लड़ेंगे, और समाज के लिए लाठी डंडस लड़ना पड़ेगा तो लाठी डंडस लड़ेंगे, और समाज के लिए अगर चुनाव लड़ना पड़ेगा तो चुनाव लड़ेंगे। तो कब लड़ेंगे? अब समय परिस्थिति, क्योंकि देखिए अभी हमारी मांगे हैं, अभी जंतर मंतर पर हमारी तैयारी भी चल रही है, हम लोग मांग कर रहे हैं। अगर सरकारें हमारी बात नहीं मानेंगी तो हमारे लोग सड़क पर उतर रहे हैं, लेकिन सड़क पर उतरने से काम जब नहीं बनेगा तो सदन में जाने के लिए भविष्य में तैयारी करेंगे। और जो सवर्ण अभी सदन में हैं जी, उनसे कुछ अपेक्षा नहीं रहती है? देखिए, उनसे तो बहुत सारी अपेक्षाएं थी, लेकिन वो हमारी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे। जब SC/ST एक्ट जैसे काले कानून को पारित किया गया तो हमारी ही समाज के बहुत सारे बाहुबली विधायक सांसद, उन्होंने मुस्कुराकर तालियां बजाकर उसको पास करवा दिया, तो अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाए। और जो ये एक सवर्णों में जातिवाद का
बड़ा आरोप लगता है, चाहे वो छोटी यूनिट पर हो, गांव में हो या फिर शहर में या किसी ऑफिसेज में, कहीं भी, हर जगह पर दिखाई देता है। तो इस पर सर्वेश जी के क्या विचार? देखिए, मैं एक बात आपको इस पर बहुत अच्छे से बताना चाहूँगा कि ये आरोप काफ़ी लगते हैं कि सौर समाज के लोग जातवाद करते हैं, छुआछूत होता है, उनका खाना नहीं खाते, उनका पानी नहीं पीते हैं, रोटी बेटी का संबंध बनाओ, इस तरीके से बहुत सारी बातें आती हैं। तो इस पर मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जैसे आप बैठे हैं, हो सकता है कि आप मेरे बड़े भाई हों, सगे बड़े भाई हों, मुझे आपका जूठ नहीं खाना पसंद है तो मैं नहीं खाऊंगा, आपको मेरा जूठ खाना नहीं पसंद है तो नहीं खाएंगे, उसके लिए आप दबाव नहीं बना सकते, तो इसको कोई छुआछूत नहीं मान सकता। दूसरी बात, रही बात रोटी और बेटी की संबंध, तो रोटी किस होटल में आप जाते हैं खाने के लिए, तो आप जैसे अगर शाकाहारी हैं तो आप शाकाहारी होटल देखते हैं, आप मांसाहारी हैं तो आप मांसाहारी होटल देखते हैं, होटल मालिक की या खाना बनाने वाले की जात आप नहीं पूछते हैं। तो ये भी समझ लीजिए कि निराधार आरोप है कि इस तरीके से जातवाद होता है। रही बात बेटी की, जैसे उन्होंने कहा कि बेटी की शादी कर दी जाए या बेटी से संबंध बनाया जाए तब रिजर्वेशन खत्म होगा, ऐसा वैसा, तो देखिए वो मूर्ख हैं। इसलिए मूर्ख हैं क्योंकि जब भारत का संविधान कहता है कि 18 साल की कोई लड़की होगी, 18 साल से ऊपर जब होगी तो वो स्वयं से निर्णय लेगी कि उसको शादी कहाँ करना है, किस जाति में करना है, तो उसको खुले मंच से या किसी मंच से इस तरीके से कहने का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि उस लड़की को उसका संवैधानिक अधिकार है शादी विवाह करने के लिए। तो उसके लिए ना पंडित जी दबाव बना सकते हैं, ना ठाकुर साहब दबाव बना सकते हैं। और इस पर अगर पंडित जी ठाकुर साहब पर आरोप लग रहे हैं तो सारे आरोप निराधार हैं, ये उनकी जाहिलता को दर्शाती है। और एक जो गांव पर जातवाद की बात आ रही है, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मेरा घर है, मेरे घर के सामने यादव जी का घर है, मेरे घर के कुछ दूरी पर पासवान जी का घर है, तो पासवान जी के घर पर उनके दामाद जब आते हैं तो हम लोग उनको पहुना कहते हैं, हमारे वहाँ पहुना कहा जाता है। हमारे यहाँ रिश्तेदार आते हैं तो वो लोग भी उनको पहुना कहते हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि जैसे यादव जी के यहाँ मिर्चा अगर मान लो कम है या नमक कम है, कोई रिश्तेदार आ गया अचानक से या चीनी नहीं है, तो मतलब पीछे की खिड़की से भिजवाते हैं घर पर और कहते हैं पंडित जी के यहाँ से ले आओ, या हो सकता है पंडित जी के यहाँ भी इस तरीके से हो तो वो कहते हैं जाइए उनके यहाँ से लेकर के चले आइए। तो इस तरीके से भाईचारा कायम है। ये नफरत फैलाने का काम सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए तथाकथित कुछ संगठन कर रहे हैं और कुछ राजनेता कर रहे हैं, जबकि ऐसा जातवाद कहीं पर है ही नहीं। बहुत अच्छा लगा हमें, हमारी पूरी टीम को भी, कि आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकाला हमारे साथ, और आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको शुभकामनाएं हैं कि आप अपने कार्य में सफल होइए। धन्यवाद, नमस्कार।